हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक चौरसिया है। मैं बॉ ठाकुर IAS अकेडमी का फैकल्टी हूँ। मैं आपका यहाँ पे सीसेट का पार्ट देखता हूँ। सीसेट में जो रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट है वही मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था, तो वो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाया जाएगा। जैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम था कि कुछ क्वेश्चंस उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो स्टूडेंट का क्वारीज आया कि ये सब हमको प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो वो सभी आपको यहाँ पे डिस्कस करके जो स्टूडेंट का डाउट है वही यहाँ पे को समझाया जाएगा। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जो होगा, जो आपको क्लास में डिस्कस किया होगा, वो आपको एग्जाम में कॉमन भी हुआ होगा। 3 सेट में था, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। तो स्टूडेंट को जहाँ पे प्रॉब्लम है वही पार्ट, जहाँ से स्टूडेंट को क्वारीज आया था कि उसको डाउट है, वहाँ पे वही पार्ट आपको दिखाया जा रहा है। कि सीरीज बी में एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पेपर आपके हाथ में होगा भी, तब यहाँ पे लिख देते हैं कि कोई और स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देखे तो उसको क्वेश्चन उसके हाथ में रहे। Directions for the following two items. A group of 120 students were surveyed and it was found that each of the students surveyed liked at least one of the following three places to visit: Simla, Nainital and Darjeeling. "34 students like to visit Simla. 52 students like to visit Nainital and 58 students like to visit Darjeeling. 15 students
like to visit Shimla and Nainital. 18 students like to visit Nainital and Darjeeling, and 20 students like to visit Shimla and Darjeeling. There are 26 people who like to visit exactly 2 of the given places. तो ये एक पैराग्राफ गिवन था, इसमें बोला गया डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। जैसे इसमें आपको आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है सीरीज बी में, उसमें क्वेश्चन नंबर 41 आपको पूछा गया होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स like to visit Shimla or Nainital but not Darjeeling. तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन ऐसा आपको क्लास में भी करवाया गया था कि वेन डायग्राम के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी या आईपीएससी में। तो चीज़ों को क्या करते हैं, हम वेन डायग्राम में डालते हैं। क्या बोला, ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट्स विद सर्वे इंटरेस्ट फाउंड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सर्वे एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लेसेस टू विजिट। और ये जो 120 स्टूडेंट्स हैं वो कोई ना कोई प्लेस वो विजिट करता है, एटलीस्ट 1 प्लेस। मतलब हर पर्सन कोई ना कोई प्लेस विजिट करेगा, ऐसा कोई पर्सन नहीं जो कोई दूसरा कि एक भी प्लेस विजिट नहीं करता है, एटलीस्ट 1 बोल दिया गया। 34 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला, 52 स्टूडेंट्स जो भी गिवन है, क्या करेंगे, चीज़ों को डायग्राम में डाल देते हैं। तो ऐसे करके एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल में हम शिमला विजिट करने वाले स्टूडेंट्स को डाल देंगे। वैसे तो ये 34 स्टूडेंट्स गिवन है इसमें जो शिमला विजिट करते हैं। फिर 50 क्वेश्चन का लास्ट ये बीच में आप देख रहे हो कि शिमला एंड नैनीताल है, फिर नैनीताल एंड दार्जिलिंग है, मतलब ओवरलैप करता होगा ऐसा करके। तो ये जो सर्कल हम बना रहे हैं ये नैनीताल जो स्टूडेंट्स विजिट कर उनके लिए बनाया जा रहा है। उसमें कितना गिवन है आपको, 52 गिवन है।
और एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल में कौन बैठेगा? जो दार्जिलिंग विजिट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 58 हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि शिमला प्लस नैनीताल विजिट करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 15 हैं। वैसे ही 18 स्टूडेंट लाइक टू विजिट नैनीताल एंड दार्जिलिंग। नैनीताल और दार्जिलिंग विजिट करने वाले स्टूडेंट्स 18 हैं। एंड 20 स्टूडेंट्स लाइक शिमला एंड लाइक टू विजिट शिमला एंड दार्जिलिंग। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शिमला और दार्जिलिंग विजिट करते हैं। क्वेश्चन में एक लाइन बोला गया था, देयर आर 26 पीपल हु लाइक टू विजिट एग्जैक्टली द 2 गिवन प्लेसेस। एग्जैक्टली द 2 गिवन प्लेसेस मतलब क्या? जैसे शिमला एंड नैनीताल, तो शिमला और नैनीताल जो पर्सन्स विजिट कर रहे हैं वो ईस्ट वाले रीजन में बैठेंगे। लेकिन जब बोल दिया क्या 26 पीपल लाइक टू विजिट एटलीस्ट ऑन द 2 गिवन प्लेसेस, एग्जैक्टली टू द गिवन प्लेसेस बोला गया था, मतलब कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहां तक, और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट को मिला के आपको 26 स्टूडेंट्स होना पड़ेगा। तो अब यहां पे कितना स्टूडेंट्स डाल दें, यहां पे कितना स्टूडेंट्स डाल दें, यहां पे कितना स्टूडेंट्स डाल दें कि टोटल 26 हो जाए। उसके लिए ये जान लेते हैं ना कि ऐसा कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों प्लेस विजिट करते हैं। मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों प्लेस विजिट करते हैं, तो जो सिर्फ शिमला और नैनीताल विजिट करते हैं वो कितना हो जाएगा? 15 माइनस x हो जाएगा। जो सिर्फ नैनीताल और दार्जिलिंग विजिट करते हैं वो कितना हो जाएगा? 18 माइनस x हो जाएगा। जो सिर्फ शिमला और दार्जिलिंग में विजिट करते हैं वो कितना हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। तो सिर्फ शिमला और नैनीताल विजिट करने वाले जो पर्सन्स है प्लस नैनीताल और दार्जिलिंग विजिट करने वाले जो पर्सन्स हैं प्लस और जो दार्जिलिंग और शिमला विजिट करने वाले जो पर्सन्स है, ये सबको मिलाएंगे तो टोटल किसके बराबर आना पड़ेगा? क्वेश्चन में गिवन है कि 26 पीपल हु लाइक टू विजिट एग्जैक्टली टू द गिवन प्लेसेस, वो 26 के बराबर होना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। इनको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इधर में आ जाएगा 38 प्लस 15 करेंगे तो मिल जाएगा 53 माइनस 5x किसके बराबर? 26 के बराबर। इनको सॉल्व कर लेंगे तो कि 5x इधर में आ गया, इधर में आएगा माइनस हो जाएगा कि 53 माइनस 26। इनको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 27 कि x का वैल्यू कितना मिल गया? 9 मिल गया। कि x क्या था? x तो आपका एजम्पशन था। किस चीज का एजम्पशन था? कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों प्लेस विजिट करते हैं? ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जो तीनों प्लेस विजिट करते हैं। तो अगर इस फिगर को फिर बना ले ऐसे करके कि शिमला विजिट करने वाले पर्सन्स कितने थे? 34 थे। नैनीताल विजिट करने वाले पर्सन्स कितने थे? 52 थे। और दार्जिलिंग विजिट करने वाले पर्सन्स कितने थे? 58 थे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ओनली शिमला विजिट करने वाले पर्सन्स कितने हैं, ओनली नैनीताल विजिट करने वाले पर्सन्स कितने हैं, ओनली दार्जिलिंग विजिट करने वाले पर्सन्स कितने हैं। तो हमेशा पहले कॉमन पार्ट को फिलअप किया जाता है। कॉमन पार्ट आपको क्या मिल गया? 9 मिल गया। मतलब तीनों प्लेस को विजिट करने वाले पर्सन्स कितने हैं? 9 है। यहाँ पे डाल देंगे तो सिर्फ नैनीताल, शिमला और नैनीताल विजिट करने वाले पर्सन्स कितने होंगे? 15 माइनस 9 करके बोल देंगे कि 6। ये 18 माइनस 9 करके बोल देंगे कि 9 पर्सन्स हैं ऐसा। ये 20 माइनस 9 करके बोल देंगे 11 पर्सन्स ऐसा करके। अभी सिर्फ शिमला विजिट, ओनली शिमला कौन सा पार्ट रहेगा? ये वाला पार्ट जो किसी में कॉमन नहीं है।
ओनली शिमला विजिट करने वाले पर्सन कितने वो निकाल लेंगे कि 11 + 9 20, 20 + 6 26, 34 से 26 माइनस करेंगे कि 8 पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ शिमला विजिट करते हैं, ओनली शिमला। नैनीताल विजिट करने वाले पर्सन कितने हैं माइनस करके निकाल लेंगे कि 9 + 9 18, 18 + 6 करेंगे 24, 52 से 24 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। कि ओनली दार्जिलिंग विजिट करने वाले पर्सन कितने हैं 11 + 9 20, 20 + 9 29, 58 से 29 को माइनस करेंगे तो बोलेंगे कितना 29 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ दार्जिलिंग विजिट करते हैं। तो ये आपका ओनली शिमला, ओनली नैनीताल, ओनली दार्जिलिंग मिल गया आपको। ये एग्जैक्टली टू प्लेसेस जो था, एग्जैक्ट टू प्लेसेस विजिट करता था वो आपको 26 आना चाहिए। देख लीजिए 11 + 9 19 और 11 + 9 20, 20 + 6 करेंगे 26 सही है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला और नैनीताल। मतलब ये ओनली शिमला कितना है 8 है, ओनली नैनीताल कितना है 28 है, इनको अगर प्लस करेंगे तो 36 स्टूडेंट्स था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी था। और एक क्वेश्चन था उसको नहीं लिख रहे, बस उसका डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 42 जो है बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट एग्जैक्टली वन प्लेस। एग्जैक्टली वन प्लेस मतलब क्या, ओनली शिमला, ओनली नैनीताल, ओनली दार्जिलिंग, इनको प्लस करेंगे 28 + 8 36, 36 से 29 को प्लस करेंगे तो आपको 65 मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। तो ये वाला पार्ट को स्टूडेंट को डाउट हो रहा था कि ये 26 का क्या करना है। तो 26 कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ये सबको मिला के आपको 26 होना चाहिए था, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। सीरीज बी में आपको 3 क्वेश्चन गिवन था, इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, उसी क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। डायरेक्शंस फॉर द following 3 items. Consider the given information and answer the 3 items that follow. Four sisters, Geeta,
बबीता, मीता and Aarti are playing a game wherein the person who loses the game doubles the money of each of the other players from her share. They played four games and each sister lost one game. In alphabetical order. At the end of the fourth game, each sister had ₹32। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें आपको 3 आइटम मतलब 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, with how much money did Geeta start with? किस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस मेंशन है, वही कंडीशन को फॉलो करना है कि चारों ने गेम खेला, 4 गेम्स खेला और चारों ने हर बार एक गेम को लूज किया है। जो पर्सन लूज करेगा अपना शेयर से दूसरे प्लेयर का अमाउंट को वो डबल कर देगा, और जो गेम खेला गया या जो उन्होंने लूज किया है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लूज किया गया है। और 4 गेम्स के बाद 4% तो 4 गेम है, ईच सिस्टर हैड ₹32, सबके पास ₹32 बचा लास्ट में। तो गीता ने कितने से शुरुआत किया था ये आपको बोलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, आंसर की आपके पास में था, ठीक है। तो सिर्फ अगर इसको सॉल्व करें तो बाकी ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे इजीली बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करना ही था, इसको सॉल्व करने देख लेते हैं, बाकी इसको भी देख लेंगे बाद में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गेम खेला गया था, मतलब लूज किया गया था। ईच सिस्टर लॉस्ट 1 गेम इन अल्फाबेटिकल होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं पहले इनको कि आरती
बबीता, फिर गीता और ये मीता। जैसे ये आपका गेम नंबर 0, मतलब अभी तक गेम शुरुआत नहीं हुआ है। जब गेम शुरुआत नहीं हुआ, हर किसी के पास कुछ अमाउंट होगा। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि गीता के पास कितना अमाउंट है इनिशियली, मतलब यहां पे। उसके बाद गेम 1 चला होगा, गेम 2 हुआ होगा, गेम 3 हुआ होगा और गेम 4 हुआ होगा। गेम 4 में क्या हुआ? गेम 4 जब हुआ, ईच सिस्टर हैड ₹32 ऐसे करके। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खेला गया था, मतलब पहले आरती आए होगी, फिर बबीता, फिर गीता, फिर मीता। तो ना हमको लास्ट वाला मतलब बैक कैलकुलेशन करना है, उल्टा चलना है। मतलब हमको अब उल्टा चलेंगे तो पहले मीता से शुरुआत करेंगे। मीता जो है गेम लूज की होगी लास्ट में, मतलब तो गेम लूज की होगी, यहां पे उसने कुछ गेम लूज किया होगा। तो यहां पे क्या हुआ, उसने सबका अमाउंट को डबल कर दिया। जब डबल किया सबको 32 हो गया। मतलब गेम नंबर 3 में यहां पे जो भी अमाउंट था उसका क्या हुआ, डबल हुआ यहां पे। तो यहाँ गेम नंबर 3 में उसके पास कितना अमाउंट होगा, हाफ करके निकाल सकते हैं। इसका डबल करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसका हाफ करेंगे तो ये मिलेगा। इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे। मतलब गेम नंबर 4 जो हुआ उसमें मीता के पास कुछ एक अमाउंट था, वो गेम को लूज कर गए, तो उसने सबका अमाउंट को डबल कर दिया। सबका अमाउंट डबल हो रहा है, तो मीता का तो शेयर कमेगा। तो मीता का कितना कमेगा? 16 यहां पे दिया उसने, 16 यहां पे दिया, यहां पे भी 16 दिया, मतलब 16 × 3 48, और उसने 48 रुपीज दे दिया। बचा कितना उसके पास? 32। 48 से 32 को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा कितना? 80। इसका मतलब क्या है, गेम नंबर 4 में उसके पास 80 रुपीज था मीता के पास। जब उसने लूज किया, लूज करके उसके पास उसने क्या किया, सबका अमाउंट को डबल करने के लिए पैसा दे दिया यहाँ पे, तो उसका अमाउंट लूज हो गया, शेयर कम हो गया उसका। तो अब उससे पहले जो गेम, ये थर्ड गेम में गीता ने लूज किया होगा, तो गीता यहां पे लूज करेगी। जब गीता लूज करेगी तो सबका अमाउंट को डबल किया गया होगा, मतलब यहां पे डबल होकर आ रहा है, यहां पे भी डबल होकर आ रहा है। मतलब यहां पे कितना होगा निकाल सकते हैं, हाफ कर लेंगे। यहां पे कितना होगा, हाफ कर लेंगे। यहां पे कितना होगा, हाफ कर लेंगे। कि गीता ने क्या किया, सबका अमाउंट को डबल किया, तो उसके पास कितना अमाउंट होगा वो निकाल लेंगे। यहां पे कितना 8, यहां पे 8 और कितना 16, और इधर में कितना 40, मतलब 16 + 40 यानी 56। मतलब गीता ने 56 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके बीच में? आरती, बबीता और मीता के बीच में। तो गीता के पास कितना अमाउंट होगा वो निकाल सकते हैं। अभी 16 बचा है, 56 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बचा कितना? 72। मतलब गीता के पास 72 रुपीज था। जब वो गेम को लूज की, सबका अमाउंट को उसने डबल किया, तो अब उसके पास इतना अमाउंट बच गया था, 16 रुपीज बच गया था। तो अब आएगा बबीता का टर्न। बबीता लूज की होगी यहां पे गेम, तो लूज की होगी, सबका अमाउंट को डबल किया गया होगा, मतलब यहां पे जो अमाउंट है ना वो डबल होके लिखा गया है। तो गेम नंबर 1 में आरती के पास कितना अमाउंट होगा निकाल सकते हैं हाफ करके। गेम नंबर 1 में गीता के पास कितना अमाउंट होगा, हाफ करके निकाल सकते हैं। गेम नंबर 1 में मीता के पास कितना अमाउंट होगा, हाफ करके निकाल सकते हैं। तो बबीता ने गेम को लूज किया था, गेम को लूज किया था, इसलिए तो सबका अमाउंट डबल किया गया था। तो यहां पे उसने कितना 4 रुपीज दिया, यहां पे 36 रुपीज दिया, यहां पे कितना 20 रुपीज दिया। तो यहां पे 36 + 20 करेंगे 56, 56 + 4 करेंगे 60 रुपीज उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
बचा कितना, यहाँ पे 8 रुपीज़ बचा, मतलब उसके पास होगा कितना, 60 प्लस 8 करेंगे तो कितना, 68 रुपीज़ था उसके पास। तो सबसे पहले लूज तो आरती ने किया होगा, तो आरती लूज करेगी तो सबका अमाउंट डबल हुआ होगा। जैसे बबीता का कुछ एक अमाउंट था, उसको डबल करके 68 हुआ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, हाफ करके निकाल सकते हैं। 68 का हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो मिल जाएगा 18, इसका हाफ करेंगे तो मिल जाएगा 10। मतलब आरती ने सबका अमाउंट को डबल किया था गेम नंबर 1 में। तो यहाँ पे 34 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो 34 प्लस 18 करेंगे, ये 34 प्लस 18 प्लस 10 28, इनको प्लस कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। 62 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ में 4 रुपीज उसके पास था, तो 62 प्लस 4 करेंगे, इसका मतलब क्या, आरती के पास कितना अमाउंट था, 66 रुपीज था। तो ये हो गया आपका सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया था, हाउ मच मनी डिड गीता स्टार्ट विथ। तो गीता ने कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था, वो ₹18 से शुरुआत की थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर की में रहेगा। तो बाकी आंसर की आपके हाथ में है, ये अगर सॉल्व हो गया तो ये बाकी आप खुद से देख सकते हो अभी। तो ये सीरीज ए का आंसर मतलब आपको सॉल्यूशन दिया गया था, बाकी सीरीज बी और सीरीज सी का साइड से सॉल्यूशन नहीं था आपके हाथ में। तो मैक्सिमम डाउट जो स्टूडेंट पूछे थे वो सीरीज बी और सीरीज सी से पूछ रहे थे। तो सीरीज बी का ये आपको 2 क्वेश्चन दिखाया गया, बाकी और भी कुछ डाउट था स्टूडेंट्स का, तो वो सब आपको देखिए क्लास में पढ़ाया गया। थोड़ा देखिए क्या थोड़ा कंसेप्ट को आपको क्लियर करना, उसके बाद आप डील कर सकते हो, ठीक है। ये सबको प्रॉब्लम तो ये दिखाया गया आपको। सीरीज सी से भी कुछ डाउट था, उसको देख लेते हैं। सीरीज सी में एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। ये एमआरपी फिर डिस्काउंट ये सब क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया गया था, वही एक क्वेश्चन दिया गया था। और इसमें पूछा था मार्कअप परसेंटेज, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप किसके ऊपर करोगे, जितना कॉस्ट प्राइस है उसे इंक्रीज करके आप मार्क करोगे, वही मार्कअप परसेंटेज है। In spite of giving a discount of 9.09%, a trader made a profit of 11.11%. Find the markup percentage.
तो मार्क करने के लिए आपको तो पहले कॉस्ट प्राइस जानना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस जानना पड़ेगा मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही ज़्यादा आप मार्क करोगे, और आपको मार्केट प्राइस भी जानना पड़ेगा। तो वो दोनों अगर मिलता है तो आप मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो हमने देखा कि प्रॉफिट ऑफ 11.11% गिवन है। जब प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, और कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए, कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं तो एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिएगा, आपको क्लास में सिखाया गया होगा, बेटर है कि आप 100 एज्यूम कर लो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, उसमें प्रॉफिट ऑफ 11.11% का दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखना आपको पता है, ठीक है, आपको ये सब क्लास में समझाया गया होगा कि सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। इतना सेलिंग प्राइस है तो उसके ऊपर डिस्काउंट दे के, मतलब अब 9.09% का अगर डिस्काउंट देखते हो तो आप इतना में सेल किए होगे। जब सेलिंग प्राइस आपके हाथ में रहेगा और डिस्काउंट परसेंटेज आपके हाथ में रहेगा तो आपको बोला गया होगा कि एमआरपी आप निकाल सकते हो। कि आपको क्या पता है कि सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, 100 इंटू जो भी एमआरपी रहेगा, ऊपर में क्या करना है, 100 के साथ वो डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस करना है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, बुक में देखेंगे तो आपको बुक में फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, ये आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास में सिखाया गया होगा कि ये बना कैसे है। तो सेलिंग प्राइस आपके हाथ में है, 100 इंटू एमआरपी हम जानना चाहते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना बोला गया, 9.09। कि इनको सॉल्व कर लेंगे तो 11.11 इक्वल टू 90 पॉइंट माइनस कर लेंगे, डिवाइड बाय 100 इंटू एमआरपी दे देगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कि 111.11 इंटू 100 डिवाइड बाय 90.91 आपको क्या दे देगा, एमआरपी का वैल्यू दे देगा। ये डिवाइड बाय 90.91 अगर करते हैं तो हमको एमआरपी का वैल्यू मिल जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हो तो आपको 122.21 आपको एमआरपी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी इतना है, तो कितना परसेंटेज ज्यादा मार्क किया होगा, माइनस करके निकाल लेंगे कितना ज्यादा मार्क किया है, 22.21%, 21.21 रुपीज ज्यादा मार्क किया गया है। किसके ऊपर निकालना है परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखोगे तो 22.21% ज्यादा मार्क किया गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, 22.21%। सीरीज सी में और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29। इफ 3 to the power 2019 is divided by 10, comma, then what is the रिमाइंडर, ऐसा पूछा गया था। तो देखिए, आपको क्लास में बेस 3 के लिए बोला गया होगा यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है।
जैसे 3⁻1 करेंगे तो मिलेगा 3, 3 स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9, 3 क्यूब करेंगे मिलेगा 27, 3⁻4 करेंगे तो मिलेगा 81, 3⁻5 करेंगे तो मिलेगा 243, 3⁻6 करेंगे तो मिलेगा 729। तो ऐसे करते करते आप जा सकते हो। तो देखिए क्या हो रहा है कि यूनिट डिजिट में क्या है 3, 9, 7, 1। तो फिर क्या होगा ना, जब पावर 4 खत्म होगा, देखिए पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 4 खत्म होने के बाद फिर वैसे करके 3, 9, 7, 1 रिपीट हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है साइक्लिसिटी। तो आपको क्लास में लिखाया गया होगा कि आफ्टर एवरी पावर 4 साइक्लिसिटी इज मेंटेन इन बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 7, बेस 8 एंड बेस 9। जैसे अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3⁶, अगर ऐसा पूछता है तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 3⁶ में यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो आपको यह सिखाया गया होगा बेस 3 के लिए आपको पता है कि साइक्लिसिटी मेंटेन होता है। जो भी पावर है 6, आप क्या करते हो, उसको 4 से डिवाइड करते हो। क्यों? कि आफ्टर एवरी पावर 4 साइक्लिसिटी इज मेंटेन। कि 4 1 जब 4, रिमाइंडर कितना आ गया 2। फिर क्या बोला गया होगा, ये बेस जैसा है वैसा लिखना है, जो रिमाइंडर है उसको यहां पे लगा दीजिएगा ऐसे करके 2। कि 3 स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना मिल जाएगा 9, जो चीज आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब जो भी पावर आ जाए, अगर बेस 3 है, कुछ पावर कुछ भी आ जाए, आप उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको यहां पे प्लेस कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको आंसर। वैसे ही अगर मैं ये जानना चाहूं कि 3⁻2019 में यूनिट डिजिट क्या रहेगा, ये जानना चाहता है, तो 3⁻2019, तो आपको सिखाया गया था कि बेस 3 में साइक्लिसिटी मेंटेन होता है। तो आप क्या करोगे, 2019 को 4 से डिवाइड करोगे कि 4 5 जा 20, माइनस करेंगे ये 1, ये 0 आ गया, कि 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना मिला 3 मिला। आपको क्या सिखाया गया था, बेस जैसा है वैसा लिखना है, जो रिमाइंडर है बस उसको यहां पे डाल देना है। 3 क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या रहेगा 7 रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट हम निकालना जानते हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इज डिवाइडेड बाय 10। अगर उसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलूं अभी 3 क्यूब डिवाइड बाय 10, या ऐसा बोले 3⁻4 डिवाइड बाय 10, या ऐसा बोले 3⁻5 डिवाइड बाय 10, या जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3⁻2019 डिवाइड बाय 10। ऐसे जब भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को निकाल लेंगे। जैसे 3 क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का वैल्यू पता है 27। अब 27 डिवाइड करेंगे तो 27 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट जो रहेगा वही वैल्यू आपको दिखाई पड़ जाएगा यहाँ पर। 3⁻4 मतलब कितना 81 डिवाइड बाय 10। अब 81 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, मतलब यूनिट डिजिट में जो नंबर होता है वही आपको मिल जाएगा। 3⁻5 का बात करें, 3⁻5 क्या पता है 243 डिवाइड बाय 10। अब 243 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 3, मतलब यूनिट डिजिट में जो नंबर रहता है वही दिखाई पड़ जाएगा।
वैसे ही 3/2019 तो क्या सिखाया गया था, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि यूनिट डिजिट को देखना है। तो 3/2019 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें सर। तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। तो क्लास में आपको यहाँ तक पढ़ाया गया होगा, बस और एक स्टेप करना था, बस डिवाइड बाय 10 करके देखना था। डिवाइड बाय 10 करके देख रहे हैं तो यूनिट डिजिट तो वही आ रहा है, जो सॉरी रिमाइंडर वही आ रहा है जो उसका यूनिट डिजिट है, सब में देखिए वही आ रहा है। तो उसी फॉर्मेट में इसको भी कर देंगे। सीरीज सी में और एक क्वेश्चन था डायरेक्शन सेंस से। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो स्टूडेंट सही कर रहे हैं, लेकिन क्या ना वहां पे आंसर की गलत दिया गया है। तो स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं कि इसका आंसर की ये है, ये नहीं होगा। तो स्टूडेंट सही कर रहे हैं, बस वहां पे आंसर की गलत था, तो वही स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे। तो एक बार उसको भी डील कर लेते हैं कि मैन इज परफॉर्मिंग योगा with his head down and legs up. His face is towards the west. In which direction will his left hand be? तो आपको पता है कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। मतलब अगर एक पर्सन नॉर्मली मतलब वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, जैसे वो खड़ा है तो उसका हेड आप लेग्स डाउन ऐसे करके, तो आप इमेजिन करो आप यहां पे वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो, तो आपका राइट किधर गिरेगा? आपका राइट जो है नॉर्थ में गिरेगा और आपका लेफ्ट जो है वो साउथ में गिरेगा, अगर आप नॉर्मली ऐसा करके फेस करके वेस्ट की तरफ देख रहे हो। लेकिन इसका उल्टा केस करते हैं कि ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन। तो अगर उसका हेड डाउन हो गया, अगर हेड डाउन कर देते हैं, लेग्स अप कर देते हैं, तो राइट लेफ्ट आपका बदल जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। अब वेस्ट की तरफ वो फेस कर रहा है, तो इन विच डायरेक्शन विच लेफ्ट हैंड विल पॉइंट? तो लेफ्ट हैंड किधर पॉइंट कर रहा है? आपका नॉर्थ में पॉइंट कर रहा है।
तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। वहां पे आंसर की मैं साइड से आपको ऑप्शन नंबर बी बोला गया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। सीरीज सी में और एक क्वेश्चन था। देखिए कॉमन क्वेश्चन होता है ये, आप कोई भी बुक उठा के देख लो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से गिवन था आपको। एक्सक्लूडिंग stoppages, the speed of a bus is 54 kilometer per hour and including stoppages it is 45 kilometer per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? मतलब 1 घंटा में बस जो है कितना मिनट्स स्टॉप किया होगा। तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज बात कर लेते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, तो अगर वो स्टॉपेजेस नहीं है तो स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर इस स्पीड में वो मूव कर रहा है तो 1 आवर में वो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा अगर स्टॉपेजेस नहीं है तो। लेकिन अगर इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस बात करें तो स्पीड ऑफ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, अगर इसी स्पीड में मूव किया है 1 घंटा में तो 1 घंटा में तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं विच मीन्स ड्यू टू stoppages the bus covers 9 kilometer less in 1 hour, कि 1 घंटा में वो 9 किलोमीटर लेस चला है। तो कितना टाइम स्टॉप किया होगा स्टॉपेजेस जो है उसका, तो टाइम
8 स्टॉप्स। अब टाइम कैसे मिलता है? आपको पता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करके मिलता है। स्पीड मतलब उसका जो यूजुअल स्पीड है, जिस स्पीड से वो यूजुअली चलता है अगर स्टॉपेज देते हैं। तो डिस्टेंस कितना मूव किया है, मतलब कितना लेस ट्रेवल किया है, 9 किलोमीटर, मतलब वो कम ट्रेवल कर रहा है ड्यू टू स्टॉपेजेस। यूजुअल स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। इनको कैंसिल करेंगे तो बोलेंगे कितना, 1/6 आवर ये स्टॉप किया है। ये 1/6 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/6 इंटू 60 मिनट, तो बोलेंगे कि पर आवर 1 घंटा में, मतलब वो 10 मिनट स्टॉप किया होगा वहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। तो आप इसको ऐसा समझ के कर सकते हो, या बुक में देखोगे तो रेडीमेड फॉर्मूला दिया जाता है, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। टाइम ऑफ स्टॉपेजेस पर आवर इक्वल टू क्या करेंगे, डिफरेंस इन स्पीड्स निकाल लेंगे। उसके बाद डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस लिख लेंगे, ऐसे करके। तो ये पर आवर में बात करना कि 1 घंटा में, कि डिफरेंस इन स्पीड मतलब 54 माइनस 45, स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस कितना है, 54 है। ये किस में आएगा आपका, आवर में आएगा। मतलब ये 9/54 आवर कैंसिल करेंगे तो 1/6 आवर। इनको सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले किया था, तो 10 मिनट्स मिल जाएगा आपको। सीरीज सी में और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपको क्लास में करवाया गया होगा। आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन करवाया गया था। बस हमने 2 डिस्काउंट से बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको 3 बार डिस्काउंट दिया गया था। जब 3 बार डिस्काउंट दिया जाएगा तब भी आपको बोला गया था क्लास में कि करना क्या आपको। तो स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि 3 बार डिस्काउंट दिया गया तो करना क्या है। जैसे किया गया था ट्रेडिशनल अप्रोच में कर सकते थे, या आपको एक फॉर्मूला दिया गया होगा। बात कर रहे थे इसके ऊपर एक बार। ए ट्रेडर गिव्स सक्सेसिव discounts of 10%
comma 20%, comma 10%, what was the net discount? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड दिखाया गया होगा आपको, दोनों में बात कर लेते हैं। जैसे ये डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है आपको? एमआरपी के ऊपर कुछ कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में तो एमआरपी मेंशन नहीं है, अब जब मेंशन नहीं आप खुद से एज्यूम कर लीजिएगा। अब क्या करोगे, लेट एमआरपी इक्वल टू रुपीज, आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिएगा। बेटर क्या रहेगा, 100 एज्यूम कर लेते हैं। अब इस 100 के ऊपर आपको फर्स्ट 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका 10% कितना, ₹10। तो 100 में अगर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितना में सेल करेगा आप निकाल सकते हो कि 100 माइनस 10 के बोल देगा कि 90 रुपीज़ में सेल कर रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा कि 90 रुपीज़ में सेल करेगा। लेकिन आपको बोला गया जितना आपका सेलिंग, जितना में आपको सेल किया जा रहा है, कुछ ऑफर था कि कुछ पूजा का ऑफर था, कुछ भी ऑफर था, उसके ऊपर आपको फिर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जो आपका बिल बन रहा है मतलब। तो फिर आपको डिस्काउंट दिया गया है 20% का डिस्काउंट दिया गया है। इसका 10% हो गया 9, तो 20% कितना है 18। मतलब 90 रुपीज़ में अगर 18 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में सेल कर रहा है आपको, ₹72 में सेल कर रहा है। आपने देखा कि और एक बार डिस्काउंट गिवन है, फिर डिस्काउंट कितने का है, 10% का। इसका 10% कितना, ₹7.2 का डिस्काउंट दे रहा है आपको। तो कितना में सेल कर रहा है आप निकाल सकते हो कि ₹72 माइनस 7.2 कर लेंगे, तो इनको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 64.8 मिल जाएगा। मतलब एमआरपी आपका अगर 100 है, अगर 3 बार डिस्काउंट दे रहा है तो फाइनली आपको इतना में सेल कर रहा है, इतना में सेल कर रहा है। तो आपको डिस्काउंट मिला कितना वो निकाल लीजिए। डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या पता है, जितना भी आपका एमआरपी है और जितना में आपको सेल कर रहा है दोनों को माइनस कर लेंगे। एमआरपी कितने का था, 100 का था, कितने में सेल कर रहा है, 64.8 में सेल कर रहा है। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 35.2 मिल जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, कि डिस्काउंट हमेशा देखा जाएगा किसके ऊपर, एमआरपी के ऊपर, इंटू 100% कर लेंगे। कि 35.2 का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, एमआरपी कितने का है, 100 का है, इंटू 100%। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बोले कितना, 35.2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इसको ऐसा कर सकते थे, नहीं तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट ये क्या आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। अब 100 से पकड़ लो, एक्स पकड़ लो, आपके ऊपर में रहेगा। ये आपको ये सिखाया गया होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर क्वेश्चन आता है, मतलब डिस्काउंट के ऊपर अगर डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो x + y प्लस माइनस XY/100 यहाँ पे पुट कर लीजिएगा कि इसको x पकड़ लीजिएगा, इसको y पकड़ लीजिएगा। आपको सिखाया गया होगा डिस्काउंट दे रहा है ना, इसलिए आप -10 पकड़ोगे, फिर डिस्काउंट दे रहा है ना इसलिए -20 पकड़ोगे। आपको क्लास में सिखाया गया कि माइनस माइनस बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कि x का वैल्यू कितना 10, y का वैल्यू कितना 20 डिवाइड बाय 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कि -30 + 2 बोले कितना, -28। तो जैसे आपने ये दोनों को सॉल्व किया
जो वैल्यू मिला 28%, इस 20% इसके साथ सॉल्व कर देंगे। कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100, इसको x पकड़ लेते हैं, ये 28% को इस बार x पकड़ लेते हैं और इसको ऐसा करके y पकड़ लेते हैं कि x का वैल्यू कितना 28, डिस्काउंट दिया था ना -28, y का वैल्यू कितना -10, माइनस माइनस बीच में प्लस कर देंगे कि 28 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -38 प्लस 2 पॉइंट, तो ये हो गया 36 से 0.8 गया तो हो गया आपका 35.2। तो ये माइनस आ रहा है ना, तो ये आप बोलोगे कि डिस्काउंट है, पीछे में से परसेंटेज लगा देंगे तो बोलेंगे कि नेट आपको 35.2% का डिस्काउंट मिला है। दोनों अप्रोच से आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे सीरीज ए में आपको सॉल्यूशन गिवन था, तब भी एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे, बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सीरीज ए में क्वेश्चन नंबर 14 था। If the number A5A 110 is divisible by 11, then A is equal to तो अगर ये नंबर, ये जो भी नंबर है, जो भी 6 डिजिट का नंबर है, ये 11 से अगर डिविजिबल है तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 भी एप्लीकेबल होगा। तो आपको क्लास में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लिखाया गया होगा कि A5A 110 ये अगर 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या बोलता है, अगर इस नंबर को ले तो इसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट नंबर को लेना है, दोनों को प्लस करेंगे। इस नंबर को ले तो इसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट नंबर को लेना है, दोनों को प्लस करेंगे, कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो अगर आप इसको लेके ऑल्टरनेट ले रहे हैं, फिर इसको लेके अगर ले रहे हैं प्लस करेंगे ऑल्टरनेट में, इसको ले रहे हैं तो इसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट नंबर लेंगे, सबका प्लस करेंगे कि ट्वाइस ए प्लस 1 मिल जाएगा। इनका आपको बोला गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना वो 0 होना पड़ेगा या डिफरेंस 11 होना पड़ेगा। तो अगर इनके बीच में डिफरेंस मान लेते हैं, अगर 0 का है मान लेते हैं, मतलब ये इक्वल टू 6, मतलब तो ट्वाइस ए प्लस 1 इक्वल टू 6, इनको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ए इक्वल टू 5, देयरफॉर ए इक्वल टू 5/2।
अब ए तो यहाँ पे 5/2 तो नहीं डाल पाएंगे, तो ये जीरो वाला पार्ट तो नहीं होगा, मतलब डिफरेंस जीरो नहीं हो रहा है। डिफरेंस जीरो हो सकता है या 11 हो सकता है। 11 को करके देखते हैं कि ट्वाइस ए प्लस 1 -6 इक्वल टू 11 करके देखते हैं कि ट्वाइस ए प्लस 1, इसको इधर डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 17 इधर जाएगा, ट्वाइस ए इक्वल टू 16, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो यही पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू कितना, 8 के बराबर। सीरीज ए में और एक क्वेश्चन था क्लॉक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, a watch was 3 minutes slow at 4 p.m. on Monday and it was 5 minutes fast at 10 p.m. on the next day. When did it so the correct time? देखिए ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी हो एपीएससी हो, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि वॉच वॉज 3 minutes slow at 4 p.m. on Monday। कि मंडे 4 PM में घड़ी जो है वो 3 minutes स्लो चल रहा था, मतलब पीछे था मतलब। एंड व्हेन इट वाज 5 minutes फास्ट एट 10 PM ऑन द नेक्स्ट डे। कि ट्यूसडे 10 PM में घड़ी जो है 10 बजे वो 5 minutes फास्ट था। ऐसे तो घड़ी 3 minutes स्लो था 4 बजे मंडे को, लेकिन ट्यूसडे 10 बजे तक क्या हुआ, वो घड़ी जो है 5 minutes फास्ट हो गया। मतलब क्या, वो 3 minutes मेकअप कर दिया होगा। 3 minutes मेकअप किया होगा तो घड़ी जो है वो करेक्ट टाइम शो करेगा 3 minutes मेकअप करने के बाद। तो ये करेक्ट टाइम कौन सा टाइम में शो करेगा, बस वो आपको बोलना है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये 3 minutes जो गेन किया है, कितना टाइम में गेन किया है वो निकाल लेते हैं। तो ये 4 PM से लेके 10 PM तक अगर हम काउंट करते हैं तो बोले कितना 30 आवर्स घड़ी जो है मूव किया होगा। तो ये 30 आवर्स तो मूव किया ही है, लेकिन क्या वो ये 3 मिनट फास्ट था, 3 मिनट लेट था और उसके बाद 5 मिनट फास्ट हो गया। मतलब घड़ी जो है 8 मिनट्स ज़्यादा गेन किया है।
30 आवर्स में। तो वही लिख रहे हैं, इन 30 आवर्स द क्लॉक गेन्स 8 मिनट्स, कि 30 आवर्स में घड़ी जो है 8 मिनट ज़्यादा चला है, क्योंकि 3 मिनट लेट था और फिर उसके 5 मिनट फास्ट हो गया और 8 मिनट ज़्यादा चला है 30 आवर्स में। तो इसको अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 मिनट ये फास्ट हुआ है, या गेन लिख देते हैं। गेन क्या है, कितना आवर्स में, 30 आवर्स में। तो 1 मिनट का गेन कितने आवर्स में क्या होगा वो निकाल लेंगे, कि 30/8 आवर्स में क्या होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो 3 मिनट का जो गेन किया है वो कितने टाइम में किया है, क्योंकि जब 3 मिनट गेन कर लेगा ना, घड़ी है जो सही चलेगा, करेक्ट टाइम शो करेगा। तो 1 मिनट का गेन अगर इतने आवर्स में दिखा रहा है, तो 3 मिनट का गेन कितने टाइम में कवर करेगा, कितना टाइम में लगेगा वो निकाल लेंगे, इनटू मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे सर। मतलब कितना मिल गया, 90/8 आवर्स में गेन किया होगा। 90/8 आवर्स, अब इसको कन्वर्ट कर लो, इसको ऐसा ब्रेक कर लेते हैं, 88 + 2 डिवाइड बाय 8 आवर्स में क्या होगा। इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं ना कि 88/8 कितना हो जाएगा, 11 प्लस, और ये 2, ये 11 आवर्स प्लस 2/8 आवर्स। ये 2/8 आवर्स को हम 1/4 आवर्स भी बोल सकते हैं। ये 1/4 आवर्स का मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 11 आवर्स प्लस 15 मिनट हो जाएगा। मतलब मंडे का 4 बजे से, मंडे का 4 बजे तक आप 11 आवर्स काउंट करते हो तब तो 3 PM में पहुंच जाओगे। 3 PM प्लस 15 मिनट्स में, मतलब क्या होगा, ट्यूसडे 3:15 PM में ये करेक्ट टाइम शो करेगा। सीरीज ए में और एक क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर between 201 and
300 which have 5 as a digit at any place and are also divisible by 3 and 5 both। ऐसा ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2020 में पूछा गया था कि 4 कितने बार आता है, और ऐसा नंबर चाहिए था जो 4 को डिवाइड नहीं करता। वही वाला क्वेश्चन है, इस बार डिवाइड 3 और 5 दोनों से करना है। तो जैसे आपको क्लास में बोला गया वो क्या, आप चीज़ों को डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब क्या, आप ब्रेक कर लीजिएगा चीज़ों को, तो ये सब करने के लिए आसान रहेगा आपको। तो 201 से लेके 300 तक अगर नंबर्स लिखें तो 5 कहाँ पे आएगा? 100 प्लेस में तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 100 प्लेस में सिर्फ 2 ही आएगा आपका। तो यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस में 5 आ जाएगा आपका। तो यूनिट्स प्लेस में अगर 5 की बात करें कि 205, 215, 225, 235, 245, 255। देखिए 255 में 2 बार 5 आता है, अभी हम बस इसका बात कर रहे हैं। 255, 265, 275, 285, 295। टेंस प्लेस का अगर बात करें तो 5 कहाँ पे आएगा? ऐसे करके 250 में आएगा, 251 में आएगा, 252 में आएगा, 253 में आएगा, 254, 255। हाँ, 255 को पहले भी कंसिडर किया है, अभी इस वाला 5 का बात कर रहे हैं। 255 में आएगा, 256 में आएगा, 257 में आएगा, 258 में आएगा, 259 में आएगा। तो इतने बार 5 आपको मिलता है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता था, ऐसा भी पूछता है। पूछा क्या है? आल्सो डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। तो ये जो नंबर्स है, ये कौन कौन सा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है वो निकाल लेते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल आप लगा के चेक कर लीजिएगा। जैसे ये 205 डिवाइड करके चेक कर सकते हो, रूल लगाएगा, बेटर रहेगा, रूल लगा लोगे आप। 7, अब 7 इनको प्लस करेंगे, 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं होगा। तो वैसे ही आप अगर करते जाओ तो आपको 225 मिल जाएगा, 255 मिल जाएगा, मतलब ये 225, 255, फिर आपको 285 मिल जाएगा, फिर हमें 252 मिल जाएगा, और ये आपका 258 मिल जाएगा। कि 5 नंबर रहेगा जो 3 से डिविजिबल रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया ना, विच है 5 इज द डिजिट। हाँ, सब में 5 है, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। तो 3 से भी होना पड़ेगा, 5 से भी होना पड़ेगा। अब डिविजिबल बाय 5 मतलब ये जो 5 नंबर दिखाई पड़ रहा है, इसमें डिविजिबल बाय 5 आपको यही 3 नंबर रहेगा, 225, 255, 285। मतलब यही 3 नंबर जो है वो क्या है,
वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर ये 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला गया था दे आर ओनली 3 सच इंटीजर्स, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा इसमें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से दीजिएगा एग्जाम।